बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7% और महंगाई की शरह 6.2% के साथ बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। मुल्क में 45% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म कहते हैं आमदन में इजाफा और रोजगार की फराहमी सनती तरक्की से मशरूत है। दूसरी जानिब सनतों का पहिया जाम है, रुका हुआ है या फिर सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल की जा रही हैं। ऐसे में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की शरह में कमी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमना शेख साहबा ने। बैरिस्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आमना से ये सवाल पूछूं। हमारा तो गुजारिश इतनी सी है, इजाज़त नहीं, आपसे मिन्नत है कि आप ये सारे सवाल मैडम से पूछें। हम तो जवाब देने से कासिर हैं। और मैं मिन्नत से के साथ ये भी कहूँ, ये जो भी आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शुमार मैंने इस साल के, मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ कि पीका का वक्त है और उसके बाद अपील 27वीं तरमीम के तहत सुनी जाएगी। तो आप ये कहें, हुब्बुल वतनी का थोड़ा सबूत दें और ये कहें कि कमाल चल रही है इकॉनमी, मेहरबानी करें अपने पे भी और सब पे। आमना, मुझे ये बताइएगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, अदादो शुमार ये गवर्नमेंट के हैं। गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और आप देख रही हैं कि आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा अबतर हो रही है। हुकूमती इकदाम अपनी तरफ, लेकिन आम आदमी को रिलीफ कब मिल पाएगा? थैंक यू वेरी मच अनवर भाई। मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं कि जो एनुअल सीपीआई इन्फ्लेशन है वो इमरान खान साहब ने जिस वक्त जुलाई 2018 में हुकूमत ली थी उस वक्त 5.8 थी। और जिस वक्त पता चल गया इमरान खान साहब ने अप्रैल 2022 में हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त एनुअल इन्फ्लेशन 13.4 के ऊपर थी, जो अब 2025 के अंदर 6.2 के ऊपर है, विच इज अ बैकवर्ड ट्रेंड। तो आप ये देखें कि वो 5.8 से 13.2 के ऊपर गई, 13.4 के ऊपर गई और 13.4 से 2022 से लेके आज 2025 तक 6.2 पे गई। यकीनन हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ आपको मैं नंबर्स एंड फिगर्स एग्जैक्ट बताई थी। हैविंग सेड दैट, यकीनन अभी भी इन्फ्लेशन है और आम आवाम का जीना मुश्किल है, आम आवाम के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हम ये बैकवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और जो डेली फंक्शनिंग के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, नॉट जस्ट ग्रोसरी लेकिन आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी एजुकेशन, हर चीज़ के अंदर आम आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। और रिलीफ देने के दो तरीके हैं। रिलीफ एक तो दिया जा रहा है बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी से, जिसका मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से 13.4 से एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो 6.2 के ऊपर आ गई है। उसके अलावा इन एडिशन टू दैट, जब आप ट्रांसपोर्ट के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं, जब आप एजुकेशन के अंदर स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसलिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं कि ये वो चीजें जो उसके माहाना अखराजात का एक बड़ा मेजर हिस्सा है। जब आप अपना घर अपनी छत प्रोग्राम दे के लोगों को किराए की टेंशन से आजाद करा रहे हैं, जब आप उनकी एजुकेशन की फीसों की परेशानी दूर कर रहे हैं, जब उनको आप लैपटॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप उनको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, पेड इंटर्नशिप्स दे रहे हैं, तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने सोसाइटी को एज अ होल अपलिफ्ट करना है। सिर्फ नंबर ऑफ इन्फ्लेशन तो ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कहा कि 13.4 से 6.2 पे आया, लेकिन इन एडिशन टू दैट आई एम वेरी हैप्पी कि जो नंबर्स और फिगर्स हैं इन्फ्लेशन के जो नीचे आ रहे हैं, बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी आवाम को ऐसी चीजों में, ऐसे एरियाज में भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं जो शायद इन्फ्लेशन के एदादो शुमार में तो नहीं आती, लेकिन उनका जो माहाना बजट है उसका अब हुकूमत इस वक्त राशन कार्ड भी प्रोवाइड करी है जिसके ऊपर आपको माहाना राशन मिलेगा। हमना, लेकिन 45% जो आबादी खतरे गुर्बत की से नीचे जिंदगी बसर कर रही है, उन्हें लैपटॉप, उन्हें ये सब्सिडी इनसे नहीं, उन्हें जो अशिया जरूरी है, रोजमर्रा की खाने पीने की अशिया, उनकी जरूरत है। जी, उनके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। जो लोग अंडर पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए तो और ज्यादा लैपटॉप जरूरी है, क्योंकि लैपटॉप का
हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को कोई फायदा नहीं मिलता किसी के पास लैपटॉप होने से। लैपटॉप आपको पढ़ाई के मौके भी प्रोवाइड करता है, लैपटॉप आपको तो स्कूल ही नहीं जाते। रोटी कमाने के मौके भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं वही कहने लगी हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इवन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई, जिनके पास डिग्रीज नहीं है, वो यूट्यूब से पढ़ाई करके, यूट्यूब से कोई ना कोई स्किल सीख के ऑनलाइन अपनी किसी किस्म की जो है जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा वो लैपटॉप क्या ऑपरेट करेगा? की बात नहीं, मैंने आपको कहा एक सॉरी मैं सवाल अपना घर, कितने लैपटॉप्स दिए अपनी छत प्रोग्राम, आपकी हुकूमत ने कितने लैपटॉप्स दिए इस वक्त एज वी स्पीक 1 लाख से ज्यादा दे चुके हैं। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8,000 लाख 8 करोड़ बच्चा पंजाब सिर्फ के अंदर स्कूल गोइंग एज का है, 80 मिलियन, तो मैंने 100 मिलियन अक्रॉस पाकिस्तान। मैंने तो नहीं कहा वो जो आपने लाख लैपटॉप्स दिए किसी ठेकेदार के थ्रू, उसको आप प्लीज मेहरबानी करके ना 8 करोड़ बच्चों को 1 रात में नहीं दिया जा सकता। आई एम सो सॉरी, आप कमाल कर रही हैं, आपका ग्लास हमेशा हाफ एम्प्टी है। आई एम सो सॉरी कि आपका ग्लास हमेशा हाफ एम्प्टी है। अनवर भाई मैं आपको ये बता दूं सारी का सिर्फ आपका हाफ फुल है मैडम, बाकी सारे पाकिस्तान का हाफ एम्प्टी लग रहा है, जिसके अंदर वो सिर्फ नून लीग का हाफ फुल है। जो भी गरीब लोग जो अपना घर नहीं अफोर्ड कर सकते थे या जो किराए पे रहते हैं, वो स्कूल जाते या नहीं रहते, जो किराए पे रहते हैं वो अपना किराए की रकम जो है वो उस घर की किस्तों में देंगे और विद इन 3 to 4 years वो उस घर के मालिक बन जाएंगे और किराए की जो उनकी एक टेंशन है उससे उनको मुकम्मल आजादी मिल जाएगी। जो स्कूल की स्कॉलरशिप्स है, अब अगर बैरिस्टर साहब जैसा जवाब होगा तो वो कहेंगे अच्छा 5 लाख बच्चे को स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है, फिर भी बाकी तो स्कूल से बाहर है। ओवरनाइट तो कुछ, ये बहुत खुशी की बात है कि 5 लाख बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमने 48% एजुकेशन का बजट इंक्रीज किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि पंजाब के अंदर पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उन तमाम लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है, जिसके ऊपर उनको फ्री राशन मिलेगा हर महीने। ये चीजें आर स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पंजाब के अंदर किसी काम की जरूरत नहीं है, पंजाब के अंदर सब ठीक हो गया है। लाहौर में ना तो आपको सवाल का जवाब ही देना, उस्मान के साथ थोड़ा बहुत गुजार रही, मुझे लग रहा है वो लाहौर चली गई ना। चले मुझे गुजारिश है मैडम, सॉरी आपसे सवाल पूछिए। सवाल ये देखिए, जैसे कि मैं आपको सवाल पूछने से पहले वो हाफ एम्प्टी हाफ फुल पे कहूँ, अभी अनवर साहब और मैं लेट होने लगे थे, वो दूध और शहद की नहरें क्रॉस करते हुए वो जो रास्ते में चल रही है ना वो, और लोगों ने वो वहां पे स्कूल के बच्चे जो हैं वो नासा के लिए कंपटीशन दे रहे थे और इतने ज्यादा थे कि वो रश इतना ज्यादा था। तो हम आपकी बात ये दूध और शहद की नहरों पे मानते हैं, सिर्फ आपसे सवाल एक बेसिक सा है कि क्या आप जानती हैं कि जब आपकी हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो पंजाब में कितने बच्चे आउटसाइड ऑफ स्कूल थे, जो स्कूल उम्र गोइंग के हैं बट स्कूल में नहीं थे, और अब कितने? और आप क्या, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, नहीं आएगी। और अगर आपको ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी 12 महीने में इतनी ज्यादा नॉन स्कूल गोइंग परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई जितने पिछले 12 महीने में हुई, और आपकी रिपोर्ट में लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? आमना को आवाज नहीं आ रही। और नहीं, आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन प्लीज। वो फिर अच्छा मुझे फिर आवाज नहीं आएगी। मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपने आमदन में इजाफा करना है या आपको रोजगार नहीं, चाहिए, अब मुझे आवाज आ रही है। तरक्की में इजाफा होना चाहिए। तो सनती तरक्की में इजाफा कैसे मुमकिन है? संतों का पहिया रुका हुआ है या फिर संते बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा ये? और आप पाकिस्तान लोग बाहर जाते सनतें जैसी चल रही हैं, आप पैर रखने की जगह नहीं मिल रही पाकिस्तान में यार, इतनी सनतें चल रही हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आप हाफ एम्प्टी वाले लग रहे हैं मुझे बंदे, ये ग्लास आप हाफ फुल वाले नहीं लग रहे। आप देखिए तो सही कि पाकिस्तान के जो अमीर हैं वो कितने गुना अमीर हो चुके हैं। दोस्त कह रहे हैं, आपने देखा है कि जो पाकिस्तान की 0.1% जी आबादी जो अमीर है, आपने देखा है कि उसकी वेल्थ कैलकुलेशन के नंबर्स क्या हैं, जो IMF की रिपोर्ट के अंदर एक तरीके से डिस्क्लोज हुए हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड गवर्नमेंट ने स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर डाले हुए। आपको पता है कि वो कितना, भाई जो बंदा पहले अरबपति था वो अब सैकड़ों अरबपति है। आपका मसला ये ना अनवर भाई कि आप ना वो उन लोगों से आप और मैं उठते बैठते नहीं है। हम यही गरीब गुरबा से मिलते हैं, हमारी सोच भी छोटी है, हमें गुर्बत भी नजर आती है। आप ग्लास हाफ फुल देखें कि वो जो अरबपति था वो मल्टीपल अरबपति हो गया है।
آپ حمزہ شہباز صاحب کے ایسٹس چیک کر لیں, شریف خاندان کے کر لیں, ان کے گرد و نواح کے رشتہ داروں کے کر لیں, زرداری صاحب کے کر لیں. آپ عمران خان صاحب کے ایسٹس دیکھ لیں, 2018 سے 22 تک 48 ٹائمز انکریز ہوئے. میڈم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 سے 2018 میں اسحاق ڈار صاحب کے 8000% انکریز ہوئے تھے. سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی تھی. خدا کا واسطہ یار 43% کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, پہلی بات 8007% سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ایسٹس انکریز ہوئے تھے. حمزہ شہباز صاحب کے 450% کے قریب ایسٹس انکریز ہوئے تھے. سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع تھی. میں آپ کے ساتھ ہوں میڈم, میں آپ کے ساتھ ہوں, انور بھائی کو نا گلاس ہاف ایمٹی لگا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا بزنس ہے, اور عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ایسا کیا کر رہے تھے کہ ان کے ایسٹس انکریز ہوئے جا رہے تھے. میڈم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہارڈ بال کا انٹرویو دیکھا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے اور کوئی ایسٹس نہیں ہے. 8000% کیسے انکریز ہوئے؟ آپ بتا دیں کون سا کاروبار ہے ڈکلیئرڈ اسحاق ڈار صاحب کا؟ وہ خدا کا واسطہ ہے یار, آپ کو بی بی سی سے لے کے لوگ آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کر گیا میڈم, میں آپ کی بات سے ایگری کر گیا. آپ نے درست کہا, جی 1000% پاکستان کی تاریخ میں 8000% انکریز ہو گئی ہو. دیکھیں ہم سارے معذرت, میں نے جو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا وہ جھوٹ ہے, آپ نے جو کہا وہ بھی جھوٹ ہے. ہم نے جو گورنمنٹ کے بارے میں چھوڑیں رپورٹ کو, کیا بات کر رہے ہیں. میں میڈم کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ کا میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں, ہم ان سے ملتے نہیں ہیں, وہ ہمارے سے بات نہیں کرتے, ہم ان سے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, جو امیر سے امیر تر ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہم چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹی ذہنیت ہے, گلاس ہاف ایمٹی دیکھتے ہیں, ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر ہم مطلب اعتبار کر لیتے ہیں, رپورٹس پہ, نمبرز پہ. نہیں, آئی ایم ایف کی رپورٹس پہ کیسے اعتبار نہ کریں؟ آپ کو قرضہ دیتے ہیں بھائی, ایک بندہ نے ان کے کہنے پہ 3 ماہ بعد کیوں آپ آئی ایم ایف پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ جس کے پاس 4 لینڈ کروزر تھی اس نے 5 کر لی. جواب نہیں تھا آپ نا اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے, آپ کا قصور ہے اس میں. میں تو آپ سے میڈم ایگری کرتا ہوں. میں انور بھائی کو ریپریمانڈ کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے کیوں ایسے سوال پوچھے. انور بھائی آپ ایسے کریں, خود بھی میڈم سے تھوڑی سی رہنمائی لے کے خود بھی کچھ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جو امیر سے امیر تک ہوتے چلے ہیں, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ خوشحالی بڑھ رہی ہے, اور جب آپ اس سرکل میں انٹر ہو جائیں تو اس خاکسار کو انکلوڈ کر لیجیے. ہم نا یہ دیکھنا 15 سال سے 24 سال تک کے جو نوجوان ہیں, 7 ملین انکریز ہے. کس کے تھر کے بچوں کے لیے 277. اچھا میری بات سنیں, عمران خان تو جیل میں نا, انہیں چھوڑیے, یہ بتائیے کہ 15 سال سے 24 سال تک کے جو نوجوان ہیں وہ ان کی بے روزگاری جو ہے وہ 13% تک پہنچ چکی ہے. آپ پھر غلط بات کر رہے ہیں. بتائیں کہ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ 95 سے 100 کے درمیان بے روزگاری میں مسئلہ تو نہیں آیا؟ پہلے بھی بے روزگار تھے, اب بھی بے روزگار ہے, کوئی انکریز نہیں ہوئی. آپ پازیٹیو دیکھیں. 5 سے 10 سال کے بچے, 5 سے 10 سال کے بچے, آپ جوانوں کی بے روزگاری کی بات کریں, کیسے آپ عجیب بندے ہیں. آپ یہ دیکھیں بیوروکریٹس انکریز ہوئے یا کم ہوئے؟ زیادہ ہو گئے. ججز کم تھے پہلے, اب زیادہ ہو گئے. کیبنٹ کے ممبرز پہلے کم تھے, اب زیادہ کو نوکری مل گئی ہے. آپ ان گلاس ہاف فل کو دیکھیں. آپ کیوں بیچارے نوجوانوں کے نمبرز دیکھ کے تو حکومت کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں پہلے کم لوگ بیوروکریسی کے اندر تھے, اب زیادہ امارات ہو گئی ہے. پارلیمنٹیرینز کی پنجاب حکومت کی تنخواہ کتنی بڑی ہے؟ آپ کہہ رہے بے روزگاری ہو گئی ہے, حد ہو گئی. آپ صحیح بات ہی نہیں کر رہے. آپ غریب بچوں کی طرف دیکھ کے, جوانوں کی طرف دیکھ کے بے روزگاری کر رہے ہیں. آپ پنجاب حکومت کی طرف دیکھیں. امنا یہ جو اقتصادی سروے ہے نا 2024-25, صاحب اپنی پریشانی بیان کر چکے تو مجھے بتائیے گا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اقتصادی سروے 2024-25 میں ایسی بات کریں گے جو تازہ, اگر آپ کو غلط بات کر رہے ہیں وہ 45%. میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. اور یہ میں نے نہیں کہا, جو وزیر خارجہ نے یہ رپورٹ شائع کی. ہم یہ پروگرام نہیں کرنا چاہتے جب تک آپ کو پازیٹیو بات نہیں کریں گے گورنمنٹ. بتائیں جی آمنہ, آج آپ خاموش ہیں, جواب نہیں دے پا رہی. گلاس ہاف فل دیکھیں یار, ہاف ایمٹی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں جواب میں بالکل دے رہی ہوں, لیکن میں اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی جو کس کا کے بارے میں. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. بات یہ ہے ایسے یہ مشکل سوال پوچھ رہے ہیں, ایسے بحث کیوں کریں؟ ہم اچھی بحث کرتے ہیں میڈم, کتنے کمال لگ رہے ہیں آپ کے کیبنٹ ممبرز, امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں, یہ بحث کر لیتے ہیں. ایگری کرتی ہوں کہ بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انور صاحب ایک یہ بات ہے کہ میں
यहाँ पे बैठ के अगर मेरी हुकूमत है तो ये उनको गलत कहें, अगर इनकी हुकूमत है तो मैं इनको गलत कहूँ, एक ये तरीका है। और एक है कि वे फॉरवर्ड हो यही रहा है। मैं आपको इसके अंदर 2-3 चीजें नहीं, बताऊंगी। जिसकी भी हुकूमत है, हमें ये भी समझना पड़ेगा, हमें ये भी समझना पड़ेगा इमरान खान ने गलती कि की थी, गवर्नमेंट के ऊपर ऑल्दो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तो ज्यादा है। हुकूमत अपने अखराजात क्यों कम नहीं करती? वुज़रा की तादाद में, मुशीर और इनकी तादाद में इजाफा क्यों किया जाता है? अपनी तनख्वाहें क्यों बढ़ा ली जाती हैं? मैडम अपनी तनख्वाह क्यों बढ़ा रही है? ये तो एक सवाल है। आप इनके खिलाफ कंप्लेन दायर करें, आप अनवर साहब के खिलाफ। नहीं, ये किस तो एक तरह सवाल के है। शर्मंगेज एक शख्स हैं। अच्छा, आमना और कुछ इनको करे ना हमें करे, मुझे फौरन लगता बंद है कर साथ देना मुझ पे पेका जरूर लगवाएंगे। मेरा ख्याल है कि चले, मैं अब आप नेक्स्ट लोग सेगमेंट की तरफ अगर जाते हैं। थोड़ा सा सवाल नहीं आमना, पूछे। आपने जवाब नहीं देना, मुझे मैडम, ब्रेक लेने दीजिएगा। मैडम, मैं आपसे सवाल आमना ने आज कोई जवाब नहीं देना। एक मैं सेकंड, लेता हूं ब्रेक। नहीं, मैं फिर अगले आप ऐसे सेगमेंट की नहीं, तरफ आप देखें। चले आप लोग आपस में जब लड़ने से फ्री हो जाएंगे। नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, आप हम लोग सवाल क्या का करेंगे? जवाब तलाश कर रहे हैं। आपस चलिए, में। मेरे पास वक्त कम है ना, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद एक सवाल जब फिर आप मुख्तसर, वापस आएंगे ना मुख्तसर। मैडम, हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जो शहद की नहर है ये मोटरवे के साथ चलेगी या इसके लिए अलग कोई चीज बनाई जाएगी? इस पे हम बहस करेंगे, थोड़ी अच्छी होगी, ग्लास हाफ वो आपके घर के लिए अलहदा बनवाइए। अगर मैंने मोटर कहा में है बनवा कि देंगे तो मेरे घर तक भी आ जाएगी। स्ट्रीम है उसकी, वो सीधा आपके घर तक जाए। अल्लाह करे, नहीं, आपके मैम तो घर तक चाहते हैं सीधा आप भिजवा रहे बनाएं, हैं हमें। हमारे घर तक बना ठीक है, दें, ताकि किसी गरीब शायद आदमी के घर तक बना चले, दें। मुझे ब्रेक लेने दीजिए आमना। ब्रेक के बाद जब शहद की नहर में डूबने में मसरूफ हो जाए और किसी और को बोलने दे। चले, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। जब ब्रेक वापस आएंगे तो बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की, कि इंतखाबात का जो मैदान सजा है कौन किसको मात देगा। आफ्टर द ब्रेक मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तारीख तो इस बात की गवाह है कि जो बरसरे इक़्तिदार होता है नशिस्तें वही जीतता है, लेकिन देखते हैं कि कल क्या नतीजा निकलता है। आमना, मुझे ये बताइएगा कि कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर आपके उम्मीदवारान भी मुकाबला कर रहे हैं। क्या देख रही हैं कि ये नशिस्तें आप कामयाब होंगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अगर जीतनी होती तो पहले भी कुछ ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और वो एक भी सीट नहीं जीते। आई थिंक बहुत ये बात आया हो चुकी है अवाम पे भी कि किस पार्टी की क्या गवर्नेंस रही है, क्या परफॉर्मेंस रही है। और जो इससे पिछले सेगमेंट में भी हम बात कर रहे थे, बैरिस्टर साहब अपना आधा ग्लास प्रूव करने में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने बात नहीं सुनी। ये जो चीजें हैं ना, जब आप कहते हैं कि जी आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, आवाम के लिए कितनी मुश्किलें, कितनी आसानियां, मैं नहीं कहती कि आसानियां हैं, लेकिन थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये जरूरी होता है किसी भी हुकूमत में। आपको पता होगा कि अमेरिका में भी अभी कुछ अर्सा पहले एक टाइम आया था जब जो सरकारी ऑफिसर्स थे उनकी बहुत सारी लोगों की सैलरीज डिले हुई, ये हुआ। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि अमेरिका में गवर्नेंस अच्छी नहीं है। ऊंच नीच प्रॉब्लम्स हुकूमतों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आती रहती हैं। असल इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी टॉप लीडरशिप है, जो आपके टॉप इंस्टीट्यूशंस है, उनकी इंटेंशन क्या है, उनका विजन क्या है। और ये एक और इनका प्रोसेस नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है। और पॉलिटिशियन शायद वो एक वाहिद ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती। जो लॉयर है, जो डॉक्टर है, जो और कोई सरकारी मुलाजिम है, जो वकील है, हमारे फाजिल दोस्त की तरह, ये लोग आफ्टर अ सर्टन एज एंड टाइम समझते हैं कि यार आप जिंदगी सेट हो गई है, आप करियर सेट हो गया, आप जो भी करें अच्छा बुरा लाइफ का पहिया चलता रहेगा। पॉलिटिशियन वो वाहिद इंसान है जिसको हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन परफॉर्म करना है, हर दिन अपनी आवाम की अच्छाई सोचनी है, बल्कि जरूरत से ज्यादा सोचनी है। आज मैं 10 लोगों तो को आमना समझती है कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, उसी बुनियाद पर तो आप हमारी जीतेंगी। जी, मैं उसी पे आने लगी हूँ कि जो कारकर्दगी है वो सिर्फ अच्छी है, वो हर आने वाला दिन बेहतर हो रही है। क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मैंने 10 साल पहले कोई नेकी कर दी तो लोग याद रखेंगे। लोग वो याद रखते हैं जो उनके साथ डेली बेसिस पे हो रहा होता है। लोगों को ये नजर आ रहा है कि हमारी स्मॉग से लड़ने के लिए क्या मेजर्स हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना बढ़ाया गया, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस बेसिस के ऊपर इलेक्शन होगा, इस बेसिस के ऊपर आवाम वोट देगी। और ना कि सिर्फ ये कि एक तरफ मुझे बात खत्म करने दीजिएगा, ना कि सिर्फ ये कि एक तरफ परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ये भी नजर आ रहा है। देखिए, अगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी थोड़ा सा भी परफॉर्म कर लेते ना, 5-10% भी, तो शायद उनका कोई चांस होता।
सही है। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेट इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अफसोस है, कोई भी पार्टी अगर परफॉर्म नहीं करती पाकिस्तान में तो मुझे अफसोस होगा, क्योंकि नुकसान मेरे पाकिस्तान का और मेरे पाकिस्तानियों का होता है। अवाम को सिर्फ ये नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज परफॉर्म कर रही है, अवाम को ये भी नजर आ रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो ये कहती थी कि मैं इनको जो है इनके जेल से एसी उतरवाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं फलां करूंगा, और बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिन्होंने उनको वोट दिया इस बेसिस के ऊपर कि इनको एक मौका देते हैं। तो चलिए, आप जब बदले वो का अच्छा मौका मौका है, वो भी एक जेल में है। डिजास्टरस मौका, जब एक डिजास्टरस मौका था, उस मौके के दौरान 4 साल के दौरान ना सूबों में ना वफाक में उन्होंने कहीं परफॉर्म नहीं किया, एक प्रोजेक्ट नहीं किया। केपीके के अंदर उनकी 12 साल से हुकूमत है, 12 साल के अंदर ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई हॉस्पिटल, मेट्रो जिसको जंगला बस कहता था, मेट्रो के नाम पे लेकिन पूरा फिर भी पेशावर केपीके शहर में खोल उन्हीं के की रख गवर्नमेंट है दिया। ना, अगर उन्होंने लोग परफॉर्म इन नहीं किया तो चीजों का गवर्नमेंट कैसे लेगी? मुआवजा करते हैं, लोग इन चीजों का मुआवजा करते हैं, और अब लोगों को नजर आ रहा है। मैं आपसे क्लिप्स शेयर करती हूँ, केपीके में गवर्नमेंट तो उनकी जरूर होगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि केपीके की आवाम अपने मुंह से ये कहती है कि हम जेलस है पंजाब की डेवलपमेंट से, हमें तकलीफ हो रही है कि हमारे सूबे में कुछ नहीं हो रहा और वहां पे इतना कुछ सही हो रहा है। है। तो आवाम ये चलिए, बात मुझे जरा समझ बैरिस्टर चुकी साहब का भी है point और of view आवाम लेना ये बात दीजिए। कल ट्रांसलेट करेंगी अपने वोट में। सही है। बैरिस्टर साहब, गवर्नमेंट की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, इसी बुनियाद पर वो ज़मीनी इंतखाबात जीतेंगे या कुछ और भी हो सकता है? मैडम आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। कुछ और से आपकी क्या मुराद है, प्लीज वो भी बताइएगा। वो बैरिस्टर साहब बताएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि केपीके की आवाम तो इमरान खान साहब को बहुत गाली गलौज करती है, और पंजाब फिर भी हुकूमत उनकी आवाम। आप मैडम की बात को माने ना, ग्लास हाफ फुल रखें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि वो पंजाब की डेवलपमेंट से jealous जेलस है। है। हाँ, jealous हमारी है। तो तरबियत jealous ही है, नहीं सही है, है। हाँ, हमारी पंजाब तो की तरबियत डेवलपमेंट से ही नहीं है। jealous है। गाली गलौज करने की तरबियत आप लोगों की है। सही है। जो पंजाब की आवाम है, आपने कभी वो सुना है कि कितनी ज्यादा तारीफ करती है? अगर मैडम आपने नहीं सुना तो मैं आपको एक मोटरसाइकिल वाले का क्लिप भेजूंगा, वो बारिश में जा रहा है। नहीं, वो बाद में उन्होंने दुरुस्त कर लिया अच्छा, था। वो बाद में गलती उन्होंने नहीं, मैं कर कह दी। रहा हूँ कि पंजाब की आवाम तो सिर्फ दुआएं देती है कि कितना कमाल है। बहुत सारे इस तरह के क्लिप्स हैं, लोग इज्तिमाई तौर आपको पे, दुआएं ट्रांसलेट होती नजर आ जाएंगी कल वोट में। जी मैडम, लोग इज्तिमाई तौर पे मस्जिदों के बाहर खड़े हैं, झोलियां उठा उठा के हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, आप और मैं तो जब भी पब्लिक में निकलते हैं तो लोग रोक के यही कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में क्या कमाल और वफाक में क्या गवर्नमेंट है। मैं मैडम की बात से एग्री करता हूँ। और जो भी ये गुमराह लोग हैं, 90-95% जो इस हुकूमत के साथ नहीं है, वो उनको हम किसी वक्त या मुल्क से निकाल देंगे और या किसी तरीके को जेल जूल में डाल के उनका बंदोबस्त करेंगे, जैसे कि उस मोटरसाइकिल वाले का भी किया था। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी वो स्ट्रैटेजी है। मोटरसाइकिल वाला जेल में नहीं है, वो गया था मैडम, तो फिर उसने अपना बयान चेंज कर लिया, फिर वो आ गया। वो बाय द वे उसे किसी ने पूछा कि यार आपने वो राह रास्त पे आ गया था। हाँ, उससे गुमराह पूछा कि यार आपने इतनी तारीफें की हुकूमत की, तो क्या हुआ? तो उसने कहा कि तारीफां ते बड़े लोगों ने की थी, आसान कबूल सिर्फ मेरी हुई। था। हाँ, ठीक तो है। वो फिर वो गया, और कबूलियत के बाद उसके साथ जो भी हुआ वो फिर आ गया। तो ये तो अब जबान ज़द-ए-आम है। आप किसी भी मुल्क में बंदे को रोक के पूछ लें तो आप ये जो एक गुमराह कुन 95% माइनॉरिटी है, उसको छोड़ के बाकी जो ये कल पता जो चल लोग जाएगा हैं- कि गुमराह कौन कौन है और राह रास्त पे कौन है, जी, जी, आवाम मैडम। से मोहब्बत करने वाले कौन है, जी, जी, मैडम। और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले कौन है, और परफॉर्मेंस को कौन सराह रहा है कौन नहीं सराह रहा। मेरा ख्याल है कल तो 24 घंटे भी दूर नहीं है, गालिबन हमारे शो के टाइम तक नतीज भी काफी नतीजे हद आना तक आ शुरू चुके होंगे होंगे। तो उसमें। मेरा मैडम, ख्याल है इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ, बल्कि मेरी तो एक अब छोटी वो सी अगर अनलेस के आरटीएस बिठाने वाला सिस्टम अब आजकल रहा नहीं ना, जैसे जी, जी। इनकी हुकूमत में होता था। मैडम, मैं तो आपकी इसलिए बात से नतीजे एग्री आ करता जाएंगे हूँ। मेरी आपसे नहीं, इस्तदा- आरटीएस नहीं बैठेगा क्योंकि ओहो, वो कैमरे छोड़े। नस्ब हैं, वो ओहो, पोलिंग के छोड़े, बड़े हाँ। फुल प्रूफ इंतजाम क्योंकि किए। आरटीएस भाई, क्योंकि आप- आरटीएस बिठाने वाले और आरटीएस बिठाने के जो बेनिफिशियरी थे दोनों अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा मैडम, उसमें गुजारिश ये है, हमारी तो आपसे इस्तदा है कि जैसे कि हम इस बात को सारा पाकिस्तान जानता है कि कितनी हुकूमत पॉपुलर है, और हर बंदा पाकिस्तान में दो बातों पे तो कम से कम कन्विंस्ड है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे शफाफ तरीन आदमी के होते हुए ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई 2 नंबरी करके नून लीग को हरा दे। हाँ, इंतजाम मैं देख रहा हूँ, फुल प्रूफ बिकॉज वो इंतजाम। देखिए ना, अब ये तो बात हमें यकीन है कि वो शफाफियत से नून लीग को जिताएंगे क्योंकि वो पॉपुलर है। और फिर हमें ये भी यकीन है कि जब वो अगर किसी गुमराह शख्स ने चैलेंज कर दिया तो करते करते इलेक्शन कमीशन और
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएगा तो वहां पे भी क्योंकि इतनी ज्यादा अनबायस लोग बैठे हैं, तो वो भी अब तो मेरी इसमें इस्तदा है। ये मामला तो आईनी अदालत में जाएगा। हाँ, अगर आईनी इस अदालत को में चल जाएगा, गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यकीन है ना हमें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हक पे रहते हुए नून लीग जीतेगी। मेरी इस्तदा ये है कि इस सारी कहानी के अंदर ना एक कैंडिडेट ने कोई 20-25 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, आई डोंट नो कितना खर्च किया होगा इस कैंपेन पे। दूसरे शख्स ने भी खर्च किया होगा 2-4 करोड़ रुपया किसी कैंपेन पे। फिर उस दिन पुलिस वालों की तैनाती होगी, रिटर्निंग अफसरान की होगी, हेल्थ के अफसरान की होगी, फिर वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वो एसी चलेंगे, वो लोग बैठेंगे, वो इजलास होंगे, फिर वो अदालत में जाएगा, फिर अदालत में लोग बैठेंगे, फिर एसी चलेंगे, फिर वकीलों को फीस। ये जो आपने 30, 40, 50 करोड़ आप रुपया जो लगाना, बैठे हुए इस वक्त इधर भी एसी मैडम चल मैं रहे हैं। हाँ जी, ये जो 30-40 करोड़ रुपया आपने लगाना है ना इस सारी कहानी में, ये आप ना किसी गरीब आदमी को देते और नून लीग के कैंडिडेट को जिताते। आज हम नोटिफाई करते हैं, आइन में लिखते हैं, चले अब तो हम आइन में भी लिख सकते हैं ना चीजें। नहीं, वो 28 आप आइन में बीमारी लिखते है। हैं हाँ, कि जो भी बाई इलेक्शन होगा वो नून लीग जीत जाएगी। तो ये जो 30-40 करोड़ रुपया जो लोग और बाकी रियासत इसके ऊपर लगाएगी, वो मेहरबानी करके एक कुरानंदाजी करें, जो भी लोग गरीब हैं उनमें से कुरानंदाजी करके किसी एक को दे दें। हम आपके साथ आमीन कहेंगे, लेकिन ये ड्रामा ना करें। चलें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक बड़ा। इस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मजाक उड़ाएं। मैं कह रहा हूँ कि सिकंदर सुल्तान वाला साहब वगैरह के होते हुए तो हमें हमारे ऊपर यकीन ये है बहुत बड़ी कि हक का- जिम्मेदारी कि है। हक का हम फैसला ही तमाम होगा। लोग जो टीवी पे बैठते जी, हैं जी। और जिनको दवावान मेहरबानी सुनती करके है, ना वो पैसे किसी को दे दें। Unfortunately, मैं अनवर भाई किसी गरीब एक आदमी को इम्पोर्टेंट चीज जी, की जी। तरफ नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट जी, चीज जी। की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी। आज जो है भारतीय एयरफोर्स के एक सीनियर जो ऑफिसर हैं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी के शो में बैठ के ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जी पाकिस्तान के खिलाफ आपका क्या एजेंडा है, क्या स्ट्रैटेजी, तो उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपसे क्लिप शेयर कर देती हूँ, बल्कि आप चलवा दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही काफी है पाकिस्तान को और उसके इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपका बदतरीन दुश्मन जो है वो आपकी एक पार्टी के बारे में ये कह रहा है, मेरी बैरिस्टर साहब से इस्तदा है कि आप भी उसका हिस्सा ना बने। आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, तो इस तरह से अपने नहीं, हम मुल्क की ऐसी साख को आखिरी नुकसान जुमला- पहुंचाने वाली स्टेटमेंट्स, हाँ जी, आप इस एक पे मिनट मुझे respond खत्म करने, कीजिएगा। जी, अपने जी। मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने वाली स्टेटमेंट्स नेशनल टेलीविजन पे कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं सही है, है। बिल्कुल। आप एक मैं बहुत अपने अच्छे अल्फाज lawyer वापस हैं ले और लूं। आपके ऊपर ये मेरी- रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, है जी, जी, आपकी बात आप सही है। लोगों को ठीक बात करें। आप मुझे वो अर्नब गोस्वामी का क्लिप भेज दें, मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो क्लिप भेज देता हूं जहां पे नवाज शरीफ साहब का बयान इंडियन लॉयर ने पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया। हम दोनों वो क्लिप शेयर कर लेते हैं। चलिए क्लिप शेयर करते हैं, फिर नेक्स्ट शेयर प्रोग्राम में करती इनको हूँ चलवाते आपसे। हैं। मुझे और मैं भी आपको मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जहां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान की देखिए, रियासत, कोर्ट के अंदर- वो भी हम आपको, कोर्ट वो के भी अंदर- इंडियंस ने दिया था, कोर्ट के अंदर- वो तो कम से कम कोर्ट के कोर्ट में दिया था। ये तो अंदर- अर्नब गोस्वामी का शो है, नो, नो, नो। हम दोनों क्लिप शेयर कर लेते हैं, हम कोर्ट ब्रेक के से आके अंदर बात कोई करें। चीज, कोर्ट के अंदर कोई भी लॉयर अपनी एडवांटेज के लिए किसी चीज को यूटिलाइज जरूर। करता है, वो तो एक मीडिया अलग पे भी बात कर है। सकता है कोई भी एंकर। वो तो गुदी मीडिया में कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही है। बट ये तो मीडिया पे भी कोई कर सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट कोर्ट हुई। देयर नहीं, दैट खुदा का वास्ता है मैडम, आपकी हमने बात मान ली, आप सही कह रही हैं, हम गलत कह रहे हैं, सही है। पेजेस के ऊपर सुबह शाम एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चल रहा है, जी, जी। व्हिच इज शेमफुल। It really is shameful. All these premiers, ex-premiers, चले हम ना undermining Pakistan. It really मुझे- is. And by जरा- the way, Shameful. nobody from PMLN, not just Nawaz Sharif, nobody from PMLN has ever given any anti-Pakistan. चले मुझे statement. जरा And I सॉरी stand सॉरी very सॉरी firm सॉरी on आपको that. पता है मैडम, वो डॉन लीक्स भी हुई थी, उसके ऊपर तो हमारी रियासत का मौकफ था कि वो एंटी पाकिस्तान है। आईसीजे भी हुई थी नवाज शरीफ वो साहब के Dawn बयान के Leaks, ऊपर, वो वो भी Dawn हमारे Leaks, खिलाफ हम- एंटी पाकिस्तान थी। हम इस पर बात नहीं गड़े करें, मुर्दे कोई मुंह बात फाड़ने नहीं, चाहिए, कोई हमें बात नहीं, आगे बढ़े। पॉजिटिविटी की तरफ हमें आगे बढ़ना, पब्लिक ग्लास हाफ फुल देखिए, देखिए हाँ, मैडम, देखना है, क्योंकि पाकिस्तान की साख ग्लास को हाफ फुल, नुकसान हम तो आपके पहुंचाना। साथ हैं। ग्लास हाफ फुल I देखें। stand with the state of Pakistan. हम and सब I would पाकिस्तान urge रियासत के every साथ हैं, हम Pakistani सब- to do the same. हम तो हैं। चले मुझे And I would urge every Pakistani to do आमना the मुझे same. ब्रेक- नवाज मैं शरीफ ये साहब, समझती हूँ we are कि all हम with you. सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप नवाज शरीफ साहब को पहले आप बताएं, हम टीवी आपके पे साथ बैठते हैं। हैं, जब हमें आवाम सुनती है तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम वो बात करें जो हमारे मुल्क की साख को नुकसान ना जी पहुंचाए। मैम। मेरे और आप आपके मैडम मरियम differences साहिबा हो को, सकते हैं, नवाज शरीफ साहब को लेकिन बताएं आप जिन्होंने पाकिस्तान रियासत के को- खिलाफ बातें की, हम तो पाकिस्तान नहीं को कर रहे। जख्म लगाने वाली
उन्होंने किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ बात की, उन्होंने कभी रियासत के बात चलिए मुझे वो ब्रेक की individual तरफ उस वक्त रियासत मुझे आमना ब्रेक की तरफ बढ़ने दीजिएगा। मैंने अगले सेगमेंट को भी कंप्लीट करना है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो बात हम कि इमरान खान की मुलाकात एक मुअम्मा बना हुआ है। सीएम केपीके ने शिकवा किया और एक खत लिखा मरियम नवाज साहिबा को, उसका क्या जवाब आया? आफ्टर द ब्रेक उस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को एक ख़त लिखा और उस खत में उन्होंने शिकवा किया कि बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, चूँकि अडयाला जेल पंजाब से उसका ताल्लुक है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ताल्लुक है वो पंजाब से है, होम मिनिस्ट्री से है। और इस पर जो जवाब आया है वो ज़रा सुन लीजिए। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ लें, क्योंकि जेल में कैदियों से मुलाकातें करवाना वज़ीर आला पंजाब का काम नहीं। मरियम साहबा, आमना साहबा बताइएगा। मरियम साहिबा भी आपने सही कहा, वो मैडम आपकी तरक्की होगी। वो नून लीग का जिस बंदे का नाम मरियम हो जाए वो उसको कोई ना कोई मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी ने इस पे रिस्पॉन्ड किया। हाँ। तो आप क्या कहती हैं? नहीं, कि लेकिन वो मैं तो मुबारक उन्होंने देना चाहता हूँ मैडम, आपकी तरक्की मैं आपकी मुबारक देना चाहता हूँ। आप देखें कोई सीनियर मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई आपकी इसके अंदर मेरा ख्याल है मजीद जी आमना वो कहानी चलेगी। बहुत मुबारक हो मरियम साहिबा। देखिए, मुझे ना तो किसी ओहदे की लालच है और ना किसी का नाम चुराने की कोई ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अगर हमारी आवाम ने हमें मौका दिया है डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन से कि हम उनको रिप्रेजेंट करें, तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम अच्छे काम करें और उनके लिए कुछ किसी तरह की भी बेहतरी ला सकें। अनवर भाई, अगर आप मौका तो दिया है इसका अल्लाह ताला अगर आप रिकॉल करेंगे तो कल के शो में भी मैंने आपसे एग्जैक्टली यही बात की थी कि ये जेल सुपरिटेंडेंट का काम है। अगर इसके अंदर कोई ऊंच नीच है या किसी को कोई एतराज है, मतलब ये तो मुझे नहीं पता, खत तो किताबत तो शायद गालिबन आज हुई है। मैंने आपको कल भी यही कहा था कि अगर इस पे किसी को एतराज है तो एक लीगल प्रोसीजर है। हर बात में तो हमें लॉ पढ़ाते हैं बैरिस्टर साहब, हमें याद दहानी कराते हैं कि मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया, यू पेजेंट्स तुम लोगों को क्या पता है। तो फिर अच्छा, ये मैं करवाता हूँ। ये भी पढ़ा हाफ ग्लास एम्प्टी वाला ये कह रहे हैं, वो जो हाफ ग्लास फुल वाली है, खुदा का वास्ता है। नहीं, वो तो एग्री कर रहे हैं आपकी सारी गुफ्तगू से। मैंने तो एक बात से आपका डिसएग्री नहीं एक किया। लीगल प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर है। अगर आप सुपरिटेंडेंट के किसी फैसले से एग्री नहीं तो आप हाई कोर्ट चले जाएं, तो आप हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए, ऑर्डर ले आएंगे तो लीगल प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों नहीं किया पीटीआई ने? कोर्ट उनसे रीजन पीटीआई को चाहिए कोई अदालत से ही हुक्म ले आए। आपने क्या रीजंस रिकॉर्ड किए हैं, आपने क्या रीजंस रिकॉर्ड मैडम किए? प्रोसीजर सॉरी मैडम, आप प्रोसीजर पूरा बताएं, ऐसे ना करें। जेल मैनुअल्स के साथ ज्यादा है। आप इतनी अच्छी वकील हैं, आप इतनी अच्छी वकील हैं, जेल मैनुअल्स में लिखा हुआ है कि आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन पीटीआई ने फाइल की, सुपरिटेंडेंट ने उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ रिट फाइल कर दी, रिट में हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। यही लीगल प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर का क्या करें मैडम? वो क्यों नहीं कर रहे वो लोग? रेट में हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर के मुताबिक ही मुलाकात, उस ऑर्डर के मुताबिक कोई मुलाकात नहीं है। मैं अदालत में मौजूद था, समी इब्राहिम साहब की वकालत कर रहा था, मैंने वो ऑर्डर सुना है, मेरे पास मौजूद है। उसकी कोई कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो लिस्ट देंगे, वो लिस्ट भी दी जाती है हर हफ्ते, उसमें से बहुत सारे लोगों की मुलाकातें भी कराई जाती है। पिछले 4 हफ्ते से किसी की लिस्ट में मुलाकात नहीं करवाई गई। यकीनन ये भी कानून में होगा। लोगों की मुलाकात नहीं कराई जाती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ 4 हफ्ते से किसी की नहीं कराई गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब, वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की। ये ऑल्दो सारा सिस्टम उनके नीचे है, शी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सिस्टम ऑफ पंजाब, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पंजाब के जिस कोने में जो सफाई वाला, जो पुलिस वाला, जो फोन की तार ठीक करने वाला, जो आप चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे अगर कोई पुलिस वाला कुछ करेगा? ये हरगिज मतलब नहीं है इस बात का। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो भी करे, आप हरगिज चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। सिर्फ कोई मतलब 1000 बार चीफ मिनिस्टर से पूछे। मैं आपको सिर्फ सिस्टम समझा रही हूँ। लतीफा बनाना आसान है, एक्चुअल बात को सुनना और समझना मुश्किल है। मुश्किल है हमारे लिए ना, अंग्रेजी में लिखा इस चीज के अंदर चीफ मिनिस्टर, इस चीज के अंदर पहली बात तो ये कि वैसे भी नहीं इंटरमिंगल करती, और दूसरी बात ये है कि ये पीटीआई का दौर नहीं है जहां पे सियासी कैदियों के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने कमरे में एक अलहदा सीसीटीवी लगाया और वो कहे यार दिखाओ फलाने के जेल में क्या हो रहा है, बताओ फलाने को मिलवाया कि नहीं मिलवाया। ये वो दौर नहीं है। ये एक जुडिशियल प्रोसीजर है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। अदालत के थ्रू उनको सजा मिली, वो जेल में है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, जेल
مینول ہے وہ فالو ہو رہا ہے، آپ کو اس بات سے بہت پرابلم ہے. حالانکہ میں ایک اور بات کہوں گی، ان مائی پرسنل کیپیسٹی اچھی بات ہے کہ انہوں نے خط لکھا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام پارٹیز کے لوگوں کے درمیان تعلقات اتنے خراب نہیں ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہ ہو. اگر ہمارے کوئی کنسرنز ہیں، اگر ہماری کوئی ایسی بات ہے جو ہم کرنا اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے خط لکھا. لیکن وہ کیا ہوا وہ جو آپ گولی مار بات کا مقصد یہ ہے کہ اس خط کا جو متن ہے وہ irrelevant ہے اس لحاظ سے کہ آپ چلیے مجھے ذرا ریلیونٹ کوسچن پوچھنے دیجیے گا بیرسٹر صاحب سے. آپ کو سپرنٹینڈنٹ کا اگر نہیں اچھا لگ رہا فیصلہ، آپ کورٹ جائیں، کورٹ اس کو بلا کے ریزنز پوچھ لے گی. دو کوسچنز ہیں، دیکھیں میں تو پھر رسپونڈ کیجیے گا. وہ میرے دو کوسچن بھی لے لے ساتھ میں، آمنہ کا بھی جواب دیجیے گا. نچلے لیول پر شاید پورا کنٹرول نہ ہو، مگر پنجاب میں ٹاپ لیول پر کرپشن نہیں ہو رہی، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. رسپونڈ کیجیے گا. دیکھیں مکافات عمل پہ تو میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ آپ دعا کریں کوئی صحیح واسطہ دے کے کہ مکافات عمل اس ملک میں نہ ہوا. بس میں اتنی بات کروں. دوسری بات، میں میڈم کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اگر بیوروکریسی کوئی کام نہیں کر رہی تو آپ چیف منسٹر سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا. 110% انکریکٹ اسٹیٹمنٹ میں نے یہ بالکل نہیں کہا. 2 سیکنڈ، 2 پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے کہا نا. نہیں، میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بالکل نہیں کہا. میں نے یہ کہا، چلیں آپ کا چھوڑیں، میں نے یہ کہا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ہر بندے کو جا کے یہ پرسنلائز انسٹرکشنز نہیں دے رہی کہ فلاں کے ساتھ یہ کرو، فلاں کے ساتھ یہ کرو. ایک سسٹم ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہی ہیں، اور سسٹم پہ اگر آپ نے سوال اٹھانا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے. آپ کی بات صحیح ہے. یا تو ایسی چیف منسٹر صاحبہ ہوتی نا جو بیوروکریسی کو ہسپتالوں میں جا کے کہہ رہی ہوتی ہے اس کو سسپینڈ کر دو، اس کو یہ کر دو. یا تو وہ بیوروکریسی کو خلاف ایکشن لے رہی ہوتی انڈیویجول لیول کے اوپر. بھائی ایسی چیف منسٹر تھوڑی ہے ہماری کہ جو کسی ہسپتال میں جائیں کہ اس ایم ایس کو سسپینڈ کر دو. شکر کریں میں آپ کو گرفتار بالکل کریں گی، اور بالکل کہنا بھی چاہیے جو بندہ پرفارم نہیں کر رہا اس کو بالکل سسپینڈ کریں گے. میڈم چیف منسٹر کے پی کے کا کہنا یہ ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ قانون کے مطابق پرفارم نہیں کرنا. جیسے آپ نے ایک ہسپتال کے ایم ایس کو آپ اگر ایڈریس کر رہی ہیں تو اس کو بھی ایڈریس کر لیں. یہ کورٹ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. میڈم پھر ایم ایس کو بھی کورٹ کو نکالنے دیتی نا، وہ جو ایم ایس تھا اس کو بھی کورٹ کو نکالنے دیتی نا، وہ بھی سسپینڈ کرتا، کورٹ کرتا نا اسے. یو کی ناٹ خدا کا واسطہ کوئی کسی ایک طرف تو کھڑے ہو، یا کہیں کہ ہم نہیں ڈائریکٹ کریں گے بیوروکریسی کو تو آپ نہیں کریں گے، یا آپ آدھی بیوروکریسی کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، صاف پانی والوں کو بھی، سیکرٹریز کو بھی، پھر سپرنٹینڈنٹ بھی آپ کا، سپرنٹینڈنٹ جیل بھی آپ کا جواب دیتی ہوں. کسی ایک طرف اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کا ڈائریکٹ عکس ہوگا اور اس کے اوپر ہم سٹرکٹ ترین ایکشن لیں گے. جبکہ جیل میں کیا ہو رہا ہے اس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اے سی ایس ہوم نہیں اس کو دیکھتا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نہیں دیکھتا اسے جیل کو، وہ چیف سیکرٹری کے نیچے فال نہیں کرتی. آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کا پنجاب حکومت کو نہیں رپورٹ کرتا. ایک لیگل خدا کا واسطہ ہے سننے کا حوصلہ رکھیں. وہ ایم ایس کو نکالتے وقت بھی تو لیگل پروسیجر فالو کرنا تھا نا. ہم کسی پولیٹیکل قیدی کی کسی قسم کی ڈیسیژن فار اور اگینسٹ میں کسی قسم کی انٹرمنگلنگ نہیں کریں گے. یہ عدالتوں کا میڈم آپ نے صحیح کہا، عدالت نے تو کوئی صادر نہیں کیا. اچھی بات ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. چیف منسٹر پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، عدالت ہی کوئی حکم تو دے دیتی. عدالت نے حکم دیا ہے. کیا آپ بات کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور کل سے آپ شو نہ کریں اگر آپ اس طرح کا جھوٹ بولیں گے. عدالت نے کون سا حکم دیا؟ عدالت کو حکم دینا چیف منسٹر کا کام نہیں ہے، یا آپ کے وزیر اعظم ایسی حرکت کرتے رہے. عدالت نے چیف منسٹر کو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا حکم دینا. ساتھ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں تو انہیں ایسی روایات کو فروغ دینا چاہیے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوں تو پھر ان کے لیے مشکلات نہ ہوں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.